मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी चैनल। स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको 2 क्लासेस पूरी करवा चुकी, आज तीसरी क्लास है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे मुझे। अपनी 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की और आज अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में अपन ने बेसिक देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों होता है, हम सांस क्यों लेते हैं और इसमें सांस जो है ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है। इतना अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि जो ये अपने लंग्स हैं इनकी चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं। देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वैसे मैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप वहाँ जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार। देखो क्या बना रही हूँ मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही हूँ। ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ये डिवाइड होती है कहाँ पे, T5 लेवल पे। T5 लेवल समझाया था आपको मैंने, फिर से बता देती हूँ। T5 लेवल क्या है, अपनी जो पीछे वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम जो बने हुए हैं अपने, जो बैकबोन है वो कैसे है अपनी, ऐसे उसके छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में वो डिवाइड है। और इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये देखो ऐसे होते हैं। अपनी जो पूरी बैकबोन है यहाँ से शुरू होती है एटलस के पास से और पीछे कमर तक जाती है, सैक्रम सिन सैक्रम तक। ठीक है, अब देखो जो गर्दन वाली जो होती है ना वर्टिब्री, उनको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्री क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, अब गर्दन के बाद आगे आती है थोरेसिक वर्टिब्री। तो गर्दन में कितनी होती है, 7 होती है। देखो इसको आप याद रखना, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी इस टॉपिक के, उसमें क्वेश्चंस में करा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद आती है अपनी थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, आगे क्या आती है, थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री होती है 12। ठीक है, इसके बाद आती है लंबर, फिर आती है सैक्रम और सिन सैक्रम। ठीक है, अपने को थोरेसिक से मतलब है, ये टॉपिक इसका नहीं है, ये स्केलेटन सिस्टम का टॉपिक है। ये स्केलेटन सिस्टम में जब आपको मोमेंट और लोकोमोशन में पढ़ाऊंगी उसमें ये पूरा डिटेल में आएगा। अपने को सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्री से मतलब है फिलहाल। थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्री कहाँ से शुरू होती है, गर्दन के नीचे से, जो पीठ के अंदर जो अपनी बैकबोन होती है वो थोरेसिक वर्टिब्री है ना। तो ये 12 हो रही है ना, 12 है ये। फर्स्ट को बोलेंगे T1, सेकंड को बोलेंगे T2, थर्ड को बोलेंगे T3, फोर्थ को बोलेंगे T4, ऐसे 12। ठीक, इनको C से बोलेंगे C1, C2, C3, C4। क्लियर, ये थोरेसिक वर्टिब्री T1, T2, T3, T4, T5। T5 लेवल पीछे का, जैसे मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। पीछे वाली 5 को आगे अपन देखेंगे ना तो ये यहाँ तक आ जाएगी। तो ये जो ट्रैकिया है ना उसके बिल्कुल बराबर लेवल से यहाँ से अपन आगे की तरफ जाएंगे ना, यहाँ से ट्रैकिया आ रही है ऐसे, और यहाँ आके ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाइज। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, ये डिवाइड हो गई 2 के अंदर। अब देखो यहाँ पे फिर आपको पता है फर्स्ट डिग्री ब्रोंकाई, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंक्यूल्स में एक इनिशियल ब्रोंक्यूल है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, CHIOLE। और लास्ट वाला को बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से के बाद आती है एल्वेलाई। आपको बताया था मैंने, एल्वेलाई के अंदर ही जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ होता है, एल्वेलाई
एल्यूलाई के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो यूनिट है वो कौन है? एल्यूलाई है। ठीक, यहाँ पे ये क्या करती है? ग्लूकोज ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है। यहाँ पे इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी। देखो ये जो लेयर है ना, ये बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन है ये, तभी यहाँ से आसानी से जो है O2 है आसानी से ट्रेवल कर जाती है उधर, और CO2 आसानी से एल्यूलाई के अंदर आ जाती है। CO2 इधर आ गई, ऑक्सीजन इधर चली गई। ये ब्लड कैपिलरी ले जाके ये किसको देगी? किसी भी टिश्यू को देगी। ये मान लो अपना कोई क्या है, टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या होती है? कोई भी डाइजेशन प्रोसेस होती है। ग्लूकोज होता है, डाइजेशन से मिलता है ग्लूकोज, बताया था मैंने आपको। और ये अब इसको ऑक्सीजन ले जाके दे दी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनती है? एक तो एटीपी बनती है और प्लस एक क्या बनती है? वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब भाई ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी की यूनिट है। एक तरह से ये क्या है? एनर्जी। इसको यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं अपन, यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई, है ना? ऊर्जा की इकाई हिंदी में भी लिख लो, कुछ हिंदी मीडियम के भी होते हैं तो वो हिंदी में याद कर लो। ऊर्जा की इकाई कौन हो गई? एटीपी हो गई। एटीपी से ऊर्जा मिलती है और ये कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज के और ऑक्सीजन के ऑक्सीजनेशन से आ रही है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टिश्यू के अंदर बनी है। इसको टिश्यू के अंदर से लेके कौन जाएगा वापस? ब्लड कैपिलरी लेके जाएगी। और कहाँ लेके जाती है? हार्ट के अंदर लेके जाती है। और हार्ट इसको कहाँ पंप करता है? लंग्स के अंदर। देखो अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इतना क्लियर हो गया अपना। अब आगे देखो, फिर मैंने आपको बताए थे रेस्पिरेशन के स्टेप्स। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप होते हैं, मेनली 5 स्टेप होते हैं, है ना? और वो कल मैंने आपको लिखवा दिए थे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ब्रीदिंग, ये अपने काम आएगा, इसको मिटाएंगे नहीं। रेस्पिरेशन के स्टेप यहाँ लिख लें। पहला होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एनसीईआरटी क्या कहती है? ब्रीदिंग किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये किस में आता है? ब्रीदिंग में। हो गया, ये क्या है? ब्रीदिंग। देखो ये इसके 2 पार्ट है, 2 हो गए ना? ऑक्सीजन अंदर लिया, इनटेक ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। कुछ नहीं है, ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स हैं। पहला कौन सा? इनहेलेशन, और दूसरा कौन सा? एक्सहेलेशन। ये यहां से देख लो, ऑक्सीजन आई, कहाँ गई? ब्रोंकाई से, और ये एल्यूलाई है मान लो, एल्यूलाई के अंदर आई, इनटेक हो गई, इनहेलेशन। ये कौन सी प्रोसेस होगी? अंदर आना, इनहेलेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकालते हैं। एल्यूलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से आई है? ब्लड कैपिलरी ने दी है। ब्लड कैपिलरी कहाँ से लाई है? हार्ट से लाई है। ये इनहेलेशन हो गया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी भाई? बाहर जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। 2 नई टर्म आ गई। धीरे धीरे आपके सब धीरे धीरे याद होता जाएगा। एक बार आप इनको याद थोड़ा सा माइंड में बिठा लो। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर। क्लियर? आगे चले। सेकंड होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन diffusion of gases between alveoli and blood capillaries.
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। इसका मतलब क्या, इसको एक तरह से मैंने कल आपको इसका नाम बताया था मैंने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, कॉमन टर्म है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्यूलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्यूलाई है, यहाँ इसके चारों तरफ कौन होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, CO2 होता है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, CO2 होता है। CO2 कहाँ जाएगा, एल्यूलाई के अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन किधर आएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा। भाई ये क्या है, एल्यूलाई है, इसके ये ब्लड कैपिलरी है कोई, इसके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को किसको देती हैं, एल्यूलाई को देते हैं, और एल्यूलाई से फिर कहाँ चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर चली जाती है। देखो ऑक्सीजन आई, है ना, ये ब्लड कैपिलरी है, ये मान लो आर्टरी, वीन जो भी है ना, वो सभी क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और वो किस में आती है, सर्कुलेशन में आती है। मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आर्टरी क्या होती है, वीन क्या होती है, किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, इधर CO2 है, ये इधर गया, ये इधर गया, एक्सचेंज हो रहा है ना भाई, एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है तो ये एक तरह से रेस्पिरेशन नहीं। देखो एक बताया था मैंने आपको कल, कंडक्टिंग पार्ट, और एक बताया था एक्सचेंज पार्ट। जहां एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज पार्ट, और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा वो कंडक्टिंग पार्ट। अब देखो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, समझ रहे हो बात को। हाँ अब ये कहाँ चले गई, ये लेके गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ लेके जाती है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, मान लो ये इधर कोई टिश्यू है इसके पास, है ना, और इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हुई है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, ऑक्सीजन की कमी है इधर, और इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो गैसेस का नियम क्या है, जहां ज्यादा होती है ना वहां से कम की तरफ अपने आप ही ट्रेवल कर जाती है, तो ये ऑक्सीजन इधर कूद जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाएगी। सेकंड एक्सचेंज हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल। मैं आपको स्टेप लिखवा रही थी, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, स्टेप लिखवा रही थी। फर्स्ट स्टेप ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, क्लियर है। अगला है सेकंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, हो गया ना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्सचेंज के बाद क्या होगा, ब्लड कैपिलरी जो है वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, इसको लेके जाएगी ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं। थर्ड स्टेप हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस मान लो, या फिर किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, O2 का ही तो कर रही है, ऑक्सीजन का ही तो कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो फोर्थ स्टेप, एक यहां पे होगी, एक इधर होगी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन वाला हो गया। अब ये एक्सचेंज एक यहाँ पे हो रहा है ना ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन बिटवीन, इसके मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, है ना, आप लोग चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी एक दो दिन में। डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू। आई होप आई एम वेरी क्लियर। देखो डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू, समझ में आ गया आपको। पांचवा स्टेप देख लो आप एक बार, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ध्यान से देख लो, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, थोड़ा बहुत भी, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो आप, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, एक बार पढ़ लो ध्यान से, इधर बाद में करना। सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? अब देखो ये है, क्या है अपने पास, एक ये है टिश्यू है, सेल है एक है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज की प्रोसेस होगी और ये क्या बना लेगी? एक तो एटीपी बनाएगी और एक क्या बनाएगी? CO2 बनाएगी, ठीक है। अब ये CO2 जो है ना, ये वापस बेटा जी कहाँ जाती है? इसके पास भी ब्लड कैपिलरीज है, ये CO2 इसको दे देती है, वही प्रोसेस यहाँ फिर से हो जाएगी। देखो यही प्रोसेस तो हुई थी यहाँ, ये फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बार यूज हुआ है ना, ऑक्सीजन का यूज हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको इतना? इसको क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब देखो आपके स्टेप्स क्लियर हो गई सारी रेस्पिरेशन की। अब आगे देखते हैं। अब इसको डायग्राम में देख लो एक बार आप। देखो ये अपने, वो तो आपको समझ में आ गया ना, लंग्स के चारों तरफ एक कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं उस कवरिंग को, ठीक है। जो बॉडी की तरफ होएगी उसको पैरेटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ होएगी उसको विसरल प्लूरा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये ट्रैकिया, ये क्या है? ट्रैकिया है ना, ये वाली पैरेटल प्लूरा बताया था मैं। ये इधर क्या है? बॉडी कैविटी, और नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये सारा मैंने आपको कल बता दिया था, ये मैं आपको रिवाइज कराने के लिए दोबारा बता रही हूँ, और इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से दोबारा पढ़ सकते हो इसको आसानी से, ठीक। ट्रैकिया हो गई, एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखो इसका नाम नहीं लिखा मैंने, पैरेटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा। समझ में आ गया? आगे चले। ये डायफ्राम है, डोम शेप होता है डायफ्राम, डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको डायफ्राम बोलते हैं, डोम शेप है ना, इसका नाम है डायफ्राम, ठीक है। अब देखो अपने को मेन फंक्शन क्या करना है, अपने को मैं क्या बता रही हूँ आपको, स्टेप्स आपके सारे क्लियर हो गए कि सबसे पहले क्या होता है? ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। सेकंड एक्सटर्नल या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओलाइज एंड ब्लड कैपिलरीज, उसके अंदर सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन है। फोर्थ में क्या होगा? टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच, एक बार किसमें? एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरी, फिर टिश्यू और ब्लड कैपिलरी, और फिर एक बार टिश्यू के अंदर। 4 प्रोसेस है और एक ट्रांसपोर्टेशन, 5, ठीक है। 5 स्टेप हो गए रेस्पिरेशन के। अब क्या हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब देखो इधर मान लो ये अपना हार्ट है, भाई पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको पंप करने का काम किसका है? हार्ट का काम होता है। तो अभी अब एक बार देख लो कि ये अपना हार्ट है, मान लो, ऐसा हार्ट होता नहीं है बट मान लो एक बार, है ना, ये हार्ट है, और इधर से क्या हो रहा है? मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरी में यहाँ बना दूं, दर्द तो नहीं होगा? ये आपने कहा और मैंने बना दिया, ठीक है। ये एल्वेओलाई है, इसके पास ऑक्सीजन है, और ये अपने पास ये ब्लड आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर डी लिख लो, डी, समझ जाओगे, डीऑक्सीजनेटेड, DOXY, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, यही तो होगा ना। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ इसको। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आता है, पहले हार्ट के अंदर ही आता है, सीधा पंप होने नहीं चला जाता, पहले हार्ट के अंदर है। देखो ब्लड हार्ट से पंप हुआ, कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पंप होके कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वापस लंग्स के अंदर आएगा। ये कौन सा है, अपन किसी भी इंसान का, जैसे लंग्स है, आपसे पूछिए कोई कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, तो जैसे कोई बंदा, किसका आप ये जो है स्ट्रक्चर आप किसका देख रहे हो, जो आपके सामने खड़ा है, जैसे मेरा, ये कौन सा है, राइट है, ये कौन सा है, लेफ्ट है, तो देखो ये राइट हो गया, तो ये राइट एट्रिया है। देखो 4 पार्ट होते हैं ना इसके, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, पता है ना, इतना तो 9th 10th में पढ़ा होगा। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले एट्रिया होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ऐसे ही होता है ना। देखो अब ये एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, एल्यूलाई में जाएगा, मतलब एल्यूलाई के पास जाएगा, इधर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ये जाएगा, तो ये हो गया भाई अपना ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा यही बता दूंगी, ठीक है। अब ये एट्रिया के अंदर क्या, फिर वेंट्रिकल के पास जाएगा। देखो ब्लड पहले एट्रिया में आता है, जब एट्रिया भर जाते हैं तब वेंट्रिकल के अंदर, ई लिख दिया क्या, वी है, एट्रिया के अंदर जाता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाता है, एट्रिया भर जाता है तब वेंट्रिकल भर जाता है, तब ब्लड कैपिलरीज के पास जाता है, ऐसे समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता इसके अंदर। डीऑक्सीजनेटेड क्यों होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल पड़ी है, ये कोई सेल है मान लो, है इस सेल के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हुआ और एटीपी इसको मिल गई, और प्लस में इसके पास वेस्ट गैस बन गई, कौन सी, CO2 बन गई। अब ये CO2 भाई कहाँ आएगी, इधर आएगी, इसके अंदर CO2 यहाँ आएगी, तो ये ब्लड जो है ये कैसा हो गया, वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा, एट्रिया के अंदर जाता है ये, इसके अंदर है ना, ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, ये एट्रिया के अंदर जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये देखो ये यहां से निकलता है वेंट्रिकल से, और ये जाता कहाँ है, एट्रिया के अंदर जाता है ना, ऐसे होता है। अब देखो, अब ये कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है ना। अब ब्लड के अंदर ना, ब्लड के अंदर एक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, नाम तो सुना होगा। हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ना ऑक्सीजन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो काफी हाई होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा इसकी कैपेसिटी हाई होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जैसे देखो एक अपने पास गैस है ऑक्सीजन, है ना, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ इसकी सबसे ज्यादा इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद होती है ऑक्सीजन के साथ, है ना, और फिर सबसे कम होती है CO2 के। अगर अपन इसका सीक्वेंस लिखें तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद CO2, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐसे तैरते हुए थोड़ी जाती है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके फिर जाती है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी जब अपन एक्सचेंज पढ़ेंगे ना, जो प्रोसेस पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की, उसके अंदर आएगा ये, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। देखो भाई क्या हुआ, सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन आई,
ऑक्सीजन आई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सारे आ गए, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल, टर्मिनल, और लास्ट में एल्वेलाई कहाँ पहुंच गई, एल्वेलाई के अंदर पहुंच गई ऑक्सीजन। यहां से ब्लड कैपिलरीज ने इसको कलेक्ट किया और किसी टिश्यू के पास लेके गई, है ना। एक एक्सचेंज यहाँ पे हो गया। मैं आपको एक ही बात कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, आप सोच सकते हो आपको आसानी से क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। और आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा यहाँ पे। और जो 11th-12th जो स्कूलिंग कर रहे हैं जो बच्चे, आप उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ से एक एक्सचेंज, एक्सटर्नल बोल सकते हैं इसको, exchange of gases between alveoli and blood capillaries is called external। फिर आगे चले गए, टिश्यू के अंदर होगा फिर एक एक्सचेंज, एल्वेलाई का और टिश्यू का होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। फिर एक सेल के अंदर होगा और ट्रांसपोर्टेशन है ही। इतना क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो आगे देखते हैं अपने लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। बाहर वाली को पैरेटल प्लूरा, अंदर वाली को विसरल प्लूरा, है ना। और जो फ्लूइड भरा होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेकिया लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना। T5 लेवल पर डिवाइड, T5 लेवल आसानी से समझ में आ गया। और ये जो जहाँ पे ये पॉइंट है ना जहाँ डिवाइड हो रही है, इसको बोलते हैं कैरिना। बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, बताया था ना, देख लेना जाके। लंग्स होगा, ये बाहर वाली कवरिंग है, आपको पता है, ठीक है। ये यहाँ पे होती है कार्डियक नोच बोलते हैं इसको, नीचे डायफ्राम होता है, क्लियर है आपको, है ना। ये बाहर बॉडी, है ना। जो लंग्स होते हैं ना वो बॉडी की दो कैविटी होती है, जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी है ना ऊपर वाली जो ये वाली, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। ये नीचे वाली यहाँ बेली बटन होता है ना। ये नीचे वाली है, इसको बोलेंगे अब्डोमिनल कैविटी। इसको नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको आसानी से। ये प्लूरल फ्लूइड है इसके अंदर, है ना, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। अब देखो ट्रेकिया के अंदर ये छल्ले होते हैं ना, मैंने आपको बताए थे हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं, सी शेप छल्ले होते हैं, है ना। ये छल्ले क्या करते हैं, ये ट्रेकिया को पिचकने से बचाते हैं। इनका क्या काम है इन छल्लों का, ट्रेकिया को पिचकने से हवा, जैसे मान लो ये अपनी नली है, ये अपनी ट्यूब है, ट्रेकिया है, ये पिचक जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पिचकने की वजह से क्या होगा भाई, इंसान को सांस ही नहीं आएगा। तो इसको पिचकने से रोकने के लिए छल्ले प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये किसके बने हैं, कार्टिलेज के बने हैं, है ना। कार्टिलेज भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया था, कार्टिलेज क्या होता है। देखो एक होती है बोन, जिससे अपनी बॉडी बनी है। बोन्स कितनी होती है अपनी बॉडी में, 206। कौन कौन सी होती है, एक एक के नाम आपकी उंगलियों पे होंगे अगर आप मेरा लेक्चर लगाओगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कार्टिलेज बता रही हूँ। बोन होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और कार्टिलेज होता है ना वो लचीला होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। कार्टिलेज कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। अब ये किसके बने हो रहे हैं, ये कार्टिलेज के बने हो रहे हैं।
अब देखो एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्रेकिया जो है ना, ये आगे अपनी नली जा रही है आगे वाली, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं इस नली को। और इसके पीछे एक नली और मैंने आपको बताया था फेरिंग्स, बताया था मैंने आपको। फेरिंग्स क्या है, बकल कैविटी का और ओरल इसका नेजल कैविटी का कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है जो वॉइस बॉक्स का काम करता है। उसके पीछे तरफ एक नली चली जाती है, देखो जैसे यहाँ पे ये अपना वॉइस बॉक्स है, इसमें 3 पेयर्स जो है ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ है, ये ऐसे आ रही थी नली, एक पीछे की तरफ चली जाती, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो अपनी फूड पाइप है ना, फूड पाइप, फूड पाइप ईसोफेगस, और आगे वाली ट्रेकिया वाइंड पाइप, ठीक है। अब देखो फूड पाइप जो है, नहीं जो ये वाइंड पाइप है ये आगे अपने को दिख रही है, ये वाइंड पाइप है, और पीछे अपने बैकबोन है, और बीच में जो है हो गई ना वो है वाइंड पाइप। वाइंड पाइप को अपन टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो वाइंड पाइप को अपन टच नहीं कर सकते, फूड पाइप को टच नहीं कर सकते, आगे जो है वो वाइंड पाइप्स, समझ में आ रहा है ना आपको आसानी से। अब देखो ये जो छल्ले होते हैं ना, ये कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, देखो डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो छल्ले हैं ये जाते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल तक, समझ में आया आपको। छल्ले कहाँ तक जा रहे हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल तक छल्ले जा रहे हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल टिल इनिशियल ब्रोंकियोल। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, टेंशन मत लो, शॉर्ट नोट्स बना लो एक बार क्लास में, कॉपी पेन लेके साथ बैठा करो, ठीक है। इनिशियल